Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the cyclotron. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो देखिएगा साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, यंत्र है, यानी विद्युत चुंबकीय संयंत्र है। हम कह सकते हैं कि यह एक विद्युत चुंबकीय संयंत्र है जिसकी खोज लॉरेंज व लिविंगस्टोन ने किया था। ध्यान रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है। यह एक विद्युत चुंबकीय संयंत्र है और जिसकी खोज लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने 1934 में किया था। और इसमें इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं या नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग जो है व्यापक रूप से नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें सिद्धांत क्या होता है इसका? तो इसका सिद्धांत है कि इसमें भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण एवं आयन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि भारी धनावेशित कण, ठीक है, भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या आयनों को त्वरित करके, क्या करके? त्वरित करके उच्च ऊर्जा प्राप्त करना और इस उच्च ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन करने में करना। ठीक है ना। तो ये इसका सिद्धांत होता है। तो ध्यान रखिएगा साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय संयंत्र है जिसकी खोज लॉरेंज और लिविंगस्टोन ने 1934 में किया था, जिसका उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना। यानी व्यापक रूप से कहें तो नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन करने में साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। सिद्धांत क्या होता है? भारी धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या आयनों को त्वरित गति प्रदान करके उच्च ऊर्जा प्राप्त करना और इस उच्च ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में किया जाना, ये इसका सिद्धांत है। तो आइए इसकी डायग्राम और वर्किंग के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो ये देखिएगा चित्र है इसका, इस तरीके से इसमें दो डी, वृत्ताकार डी के आकार की डीज होती हैं जिनको हम डीज बोलते हैं, D1 और D2। ओके, इनका संबंध किसी बाह्य स्रोत से कर देते हैं इस तरीके से, जिसको हम HFO बोलते हैं, उच्च आवृत्ति स्रोत। ठीक है ना। यहाँ इसका अगर अनुप्रस्थ काट देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। देखिएगा तो ऐसा रहेगा, ये डीज है, D1 और D2, इनको बीच में कुछ अंतराल रखते हैं, गैप रखते हैं, जहां पर वो धनावेशित कण रखा होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस गैप में वैद्युत क्षेत्र होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, और डी के अंदर जो है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात वहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता।
ये होता है इस तरीके से, और इसका संपर्क जो है हम एक उच्च आवृत्ति स्रोत से कर देते हैं HFO से, जिसके द्वारा ये त्वरित गति प्रदान की जाती है, और ये पूरा कक्ष जो रहता है निर्वातित होता है, ठीक है ना, निर्वातित कक्ष, ठीक है ना, तो निर्वातित कक्ष होता है। और इस तरीके से ये कण इस तरीके से चक्कर स्टार्ट करता है, और अधिकतम त्रिज्या प्राप्त करके यहाँ पर निर्गम झिल्ली होती है, निर्गम द्वार, यहाँ से कण बाहर आ जाता है अधिकतम त्रिज्या प्राप्त करके। तो देखिएगा यहाँ पर जब कण होगा तो ये इस तरीके से शुरुआत करेगा, और ऐसा ही पथ क्यों होता है, यहाँ पर ये निर्गम झिल्ली है, निर्गम द्वार। एक्चुअली कि जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, इसलिए इस आकृति में घूम रहा है, ठीक है ना। ये बीच का जहां पर गैप था वहां सिर्फ वैद्युत क्षेत्र था, अर्थात इस कण को गति वैद्युत क्षेत्र ही प्रदान कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन में 2 D के आकार की धात्विक प्लेटें होती हैं, जो 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी होती हैं, जिनका संबंध किसी उच्च आवृत्ति के स्रोत से कर दिया जाता है, तथा ये बीज के बीच में कुछ अंतराल होता है, ठीक है ना, जहां पर धनावेशित कण रखा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो इसकी साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति वो इसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति ऊर्जा से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है ना। तो इसमें 2 धात्विक डीज D1 व D2 परस्पर कुछ अंतराल पर 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N व S के बीच में रखी होती हैं, ओके। और यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसकी आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की इसकी आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, अर्थात आवृत्ति जो है ऊर्जा से स्वतंत्र होती है, अर्थात आवृत्ति ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, जिसका हमने ये अनुप्रस्थ काट दिखाया है। यहाँ पर ये धनावेशित कण और ये पूरा कक्ष निर्वातित कर देते हैं। निर्वातित करने का मुख्य मकसद क्या होता है कि यहाँ पर धूल, वायु इत्यादि के कण आयनों से टक्कर करने पर जो टक्कर होंगी उनकी न्यूनतम करने के लिए इसको निर्वातित कर दिया जाता है, ताकि ध्यान रखिएगा कि वायु या धूल के कणों और ये आयनों के बीच में जो टक्करें हों वो बहुत ही न्यूनतम हो जाएं, इसलिए इन कक्ष को निर्वातित कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये कार्यविधि कैसे कार्य करता है। तो इस तरीके से है, ये 2 बीज हैं और यहाँ पर ये धनावेशित कण है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कण यहाँ से गतिशील होता है और D में प्रवेश करता है, ठीक है, इस डीज में प्रवेश करता है और डीज के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, जिसे हम प्राशित क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, जिसे हम प्राशित क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी कार्यविधि में लिखी, ओके। तो ध्यान रखिए, साइक्लोट्रॉन में 2 धात्विक डीज जो D के आकार की होती हैं, प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी होती हैं, जिनका संबंध किसी उच्च आवृत्ति स्रोत HFO से कर दिया जाता है और साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति इसकी ऊर्जा से स्वतंत्र रहती है। अर्थात यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसकी आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अब इसमें जो धनावेशित कण है जो दोनों डीज के बीच में रखा है, यह गतिशील होता है इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, और जैसे ही इस डीज में प्रवेश करता है ये वृत्तीय गति करता हुआ इस डी से दूसरी डी में आता है, और जब इस एक डी से दूसरी डी में ये धनावेशित कण पारगमित होता है, ट्रांसफर होता है, तो इसमें यहाँ जो
ऊर्जा है W बराबर Q इंटू V। यह ऊर्जा किससे प्राप्त हुई है? वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र द्वारा ये ऊर्जा होती है जो इस कण को प्राप्त होगी और बार बार ये कण की ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी और त्रिज्या में वृद्धि होगी तो ये धीरे धीरे अधिकतम त्रिज्या प्राप्त कर लेगा। अर्थात यह जब तक अधिकतम त्रिज्या प्राप्त नहीं करता तब तक ये एक डी से दूसरी डी या दूसरे डी से पहले डी में ऐसे ही संक्रमित होता रहता है। और जैसे ही अधिकतम त्रिज्या प्राप्त कर लेता है ये निर्गम द्वार द्वारा बाहर विक्षेपित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन में धनावेशित कण जो होता है वो गतिमान होता है। तो ये कह सकते हैं कि इस कण को जो ऊर्जा बार बार इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी वो किसके द्वारा हो रही थी? सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हो रही थी। तो जिसके कारण इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही थी। ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वेग में वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी तो त्रिज्या में वृद्धि होगी। और जब ये अपने डीज के बराबर या अधिकतम त्रिज्या प्राप्त कर लेता है तो निर्गम झिल्ली द्वारा बाहर आ जाता है कण और ये होती है इसकी अधिकतम त्रिज्या r। ध्यान रखिएगा। इस पूरे कक्ष को हम निर्वातित रखते हैं। निर्वातित करने का मुख्य कारण यह होता है कि इसके बीच में जो धूल इत्यादि धूल वायु के कणों और आयनों के बीच में जो टक्करें होती हैं उन टक्करों को न्यूनतम करने के लिए इस कक्ष को क्या करते हैं? निर्वातित रखते हैं, ठीक है ना। अब ये साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है उसके लिए हम गणना करते हैं। तो देखिएगा इसकी आवृत्ति के लिए जब ये वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो Fc और Fm दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है ना। अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल ये होता है mv² बाई r इक्वल टू qvb। तो r इक्वल टू mv अपॉन qb ये उस पथ की त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका आवर्तकाल ये क्या होगा? t इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v या 2 पाई अपॉन v। r का मान है mv अपॉन qb तो v से v कैंसिल। t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? न्यू इक्वल टू 1 अपॉन t जिसे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति बोलते हैं न्यू c। तो न्यू c इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन qb तो ये आ जाएगा qb अपॉन 2 पाई m। ये साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति होगी, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हम ऊर्जा कितनी होगी? k मैक्स इक्वल टू 1/2 mv²। तो v का मान हो जाएगा जहां v इक्वल टू r qb अपॉन m। तो k मैक्स आ जाएगा 1/2 m r² q² v² अपॉन m²। तो एक m से m कैंसिल हो जाएगा। तो k का अधिकतम मान जो ऊर्जा का होगा वो होगा r² q² v² अपॉन 2m, ठीक है ना। ये होगा तो ये अधिकतम ऊर्जा होगी। अब साइक्लोट्रॉन इस तरह से समायोजित किया जाता है कि ये जैसे इसकी डीज थी D1 और D2, ठीक है ना। जब ये कण एक डी से दूसरी डी में या दूसरी डी से पहली डी में गमन करता है तो प्रत्येक बार इनमें समयांतराल जो लगता है वो t/2 लगता है। अर्थात कुल समय देखें तो पूरा t हो जाएगा। तो एक डी में जो समय लगता है वो t/2 अर्थात t/2 समय बाद ये कण एक डी से दूसरी डी में संक्रमित होता है। और जैसे ही संक्रमित होता है यहाँ पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की जो ध्रुवता होती है वो हर बार बदलती रहती है या डीज की जो ध्रुवता होती है वो बदलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है वो बाह्य स्रोत द्वारा लगाए गए स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति को अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। तो ऐसे ही इस साइक्लोट्रॉन को का समायोजन किया जाता है।
ठीक है ना, ये हुआ साइक्लोट्रॉन के लिए इसकी व्याख्या। और अब देखते हैं साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसमें होता है। तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकों में बमबारी करके नाभिकीय संरचनाओं या नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठोसों में आयनों को रोपित करने में, यहाँ तक कि नए पदार्थों के संश्लेषण करने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में किया जाता है, जिनका उपयोग रोगियों के निदान में और इलाज में किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिकों में बमबारी करके नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन करने में। नंबर 2 जो है ठोसों में आयनों को रोपित करने में, यहाँ तक कि नए पदार्थों के संश्लेषण में भी। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज में या उत्पादन करने में किया जाता है, जिनका उपयोग रोगियों के निदान में और उपचार में किया जाता है।